हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद पार्लियामेंट से, है ना। हम पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी यूपीएससी के लिए। तो आज हम देखेंगे संसद के अंग कितने होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। 3 अंग होते हैं संसद के। राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है, हमको पढ़ना है राज्यसभा और लोकसभा। तो आज हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में हम आज समझना है हमको। आज हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है, उनकी सारी शक्तियां, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ये सब चीजें हमने सीख ली हैं। आज हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पहले चीज जो होगी राज्यसभा में, इसकी विशेषता देखते हैं कि इसमें अधिकतम सीट कितनी होती है राज्यसभा में। छोटे छोटे पॉइंट हैं, हम सीखते चलेंगे। अधिकतम सीट कितनी होती है। अधिकतम सीटें जो संविधान में इसके बारे में लिखा गया है वो है 250, है ना। 250 सीट अधिकतम है। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं देखते हैं हम लोग कि वर्तमान सीटें कितनी हैं। तो वर्तमान सीटें हैं 245, है ना। 245 बताती है कि 245 सीट कैसे निर्वाचित किए जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं 245 लोग। तो 233 लोग निर्वाचित होते हैं। 233 लोग क्या होता है, अभी जो 245 सीट है हमारे पास, उसमें 233 लोग का चुनाव होता है, तब उनको सीटें मिलती है 233। और बाकी 12 को, जो 12 बच रही हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और कैसे लोग होते हैं, जो कला, समाज से जुड़े होते हैं और टेक्नोलॉजी से, विज्ञान साहित्य, तो राष्ट्रपति कैसे लोग को चुनता है, जो कि विज्ञान, साहित्य, कला, है ना, समाज से माहिर होता है। उसे ही वो 12 लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करता है डायरेक्ट राज्यसभा में। ठीक है। तो वर्तमान सीटें 245 है, 233 लोग का चुनाव होता है, बाकी 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब बात आती है कि चुनाव कैसे होता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की जैसे निर्वाचन होता था अप्रत्यक्ष रूप से, तो इनका भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है ना। अप्रत्यक्ष रूप से इनका भी निर्वाचन किया जाता है। कैसे होता है अप्रत्यक्ष रूप से, कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव या, ठीक है, सदस्यों द्वारा ये चुने जाते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ये लोग चुने जाते हैं। अब राज्यसभा के विधानसभा सदस्य कौन होते हैं, तो हमारे एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वही चुनते हैं, वो जाके तब राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं। अब बात आती है कि कौन से राज्य से कितने, है ना, राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। कौन से राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे, तो मतलब सीटों का बंटवारा कैसे होगा। सीटों का बंटवारा, तो सीटों के बंटवारा के लिए, राज्यसभा की सीटों के बंटवारा के लिए संविधान में लिखा गया है 4th अनुसूची में। ठीक है, 4th शेड्यूल में इसके बारे में लिखा गया है संविधान में कि सीटों को बंटवारा कैसे करना है, किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य चुनने हैं, इसके बारे में संविधान में लिखा गया है 4th अनुसूची में। और जो हमने ये देखा कि 245, है ना, वर्तमान सीटें हैं, इनका बंटवारा कैसे हो रहा है कि 233
निर्वाचित हो रहे हो, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो रहे हैं, तो इसमें आर्टिकल 80 के द्वारा किया जा रहा है। इस संविधान में लिखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 80। सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखते चलेंगे। सारे जरूरी भी है, पूछे भी जा सकते हैं, यूपीएससी है वो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, तो हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, छोटी सी छोटी चीजें हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं, सीटों का बंटवारा हमारा चौथी अनुसूची में है, संविधान में लिखा गया है। अब बात आती है कि जनसंख्या का आधार किस रूप में लेके चलते हैं, है ना, हमारे यहाँ की जनसंख्या का आधार किस रूप में लेके चलते हैं। चलिए मैं इसको साफ करता हूं। हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा के बारे में ना। तो बात आती है कि जनसंख्या का आधार किस प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं। जनसंख्या का आधार, तो जनसंख्या के आधार 1971 से ही अभी तक एक ही जनसंख्या का आधार चल रहा है। 1971 से अभी जोड़ा जाता है। जान के आपको हैरानी होगी, अभी तक 1971 की जो जनसंख्या थी उसी के हिसाब से अभी चुनाव हुए जा रहे हैं राज्यसभा या लोकसभा में, उसी प्रकार से हो रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना के आंकड़े होंगे उसके प्रकाशित होने तक यही जनगणना चलती रहेगी, ठीक है। 2026 के बाद पहली जो जनगणना होगी उसके, है ना, जनगणना होगी, उसके प्रकाशित जनगणना का जो रिजल्ट होगा, जनगणना के जो रिजल्ट होगा तब तक, अगर रिजल्ट तब तक नहीं आता है तब तक क्या मान्य होगा, 1971 के पहले जो जनसंख्या का आंकड़ा हमारे पास है उसी के हिसाब से चुनाव होते रहेंगे। और इसके बाद क्या लिखा गया है, 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 2021 में होना था, है ना। 2026 के बाद अगर देखें तो 2021 में होगा अब जनगणना। 2021 में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, डिले हो गया था। तो 2021 में जब होगा, या नहीं भी हो सकता है, अगर संसद कहे कि आने वाले 10 साल तक ऐसे ही चलेगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा, 10 साल 20 साल बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर होना चाहिए ऐसा, अगर 2031 में होगा तो उस हिसाब से अब जनसंख्या का आधार लिया जाएगा। अभी जो जनसंख्या का आधार चल रहा है वो 1971 के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा है तो योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता हम देखते हैं, सबसे बड़ी योग्यता तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड चीज, उसकी जो एज है 30 ईयर होनी चाहिए मिनिमम, है ना, एज 30 ईयर होगी मिनिमम, जो उम्र होगी वो 30 साल मिनिमम होगी, योग्यता हो गया। अब बात आती है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। जो सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में, सदस्य चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। चलिए देख लेते हैं कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल क्या होता है, स्थिर होता है, अस्थाई होता है। ये जो सदन है, राज्यसभा है, ये क्या है, अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब क्या हो गया कि ये कभी विघटित नहीं होती है, इसमें जो चर्चाएं होती हैं वो कभी भंग नहीं होती हैं, इनका कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है ना, 5 साल के बाद नई लोकसभा चुनी जाती है। लेकिन राज्यसभा का क्या है, एक अस्थाई सदन है ना, अस्थाई सदन होता है। अब बात आती है, अगर ये अस्थाई सदन है तो क्या जो इसमें राज्यसभा के जो सदस्य चुनने लिए जाएंगे वो हमेशा के लिए चुने रहेंगे, वही सदस्य हमेशा रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। उनके लिए भी कुछ उपाय बनाए गए हैं, जैसे सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पे निश्चित कर दिया गया है ना। सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना कर दिया गया है, 6 वर्ष कर दिया गया है ना, 6 वर्ष कर दिया गया है। और एक शर्त रख दी गई, एक शर्त भी रखी गई थी। शर्त क्या थी कि प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3
सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 लोगों को निकाल दिया जाएगा, है ना। और जो अधिकतम कार्यकाल होगा एक सदस्य का होगा 6 वर्ष का होगा। ठीक है। अब बात आती है कि जब स्टार्टिंग में 1952 में इसकी शुरुआत जब हुई थी राज्यसभा की, उसके बाद एक साथ जब राज्यसभा के सदस्य चुने गए होंगे, प्रत्येक सदस्य 6 साल के लिए चुने गए होंगे, तो फिर 2 साल के बाद कैसे निकाला गया होगा, है ना। ये सोचने वाली बात होगी, एक अच्छा क्वेश्चन भी होगा कि उनको कैसे निकाला गया। तो उस समय लॉटरी के माध्यम से निकाला गया, है ना। हमेशा हम लोग सुनते क्या है कि लॉटरी लग गई तो लोग की किस्मत पलट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ राज्यसभा के टाइम में कि पहली बार जब वहां पे लॉटरी निकाला गया, सबके नाम की पर्ची रखी गई, जिसका नाम निकला उसको क्या कर दिया गया, उसको राज्यसभा की सदस्यता से निकाल दिया गया। तो पहली बार नुकसान हुआ था, तो पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद से फिर 2 वर्ष के बाद जो पुराने होते गए उनको निकालते चले गए। ठीक है, ये हो गया कार्यकाल। और कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 83 में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 83 में इसके बारे में वर्णन है संविधान में, कार्यकाल, राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। अब बात आती है कि पीठासीन अधिकारी, है ना। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होता है, चलिए देखते हैं। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी, तो पीठासीन अधिकारी कौन कौन होते हैं? सभापति होते हैं, है ना, सभापति होंगे। और इनकी ना मौजूदगी पे कौन होता है? एक और होता है, उपसभापति होते हैं, है ना। 2 लोग होते हैं, सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं। ये जो सभापति होते हैं कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं ना। हमने पढ़ रखा है उपराष्ट्रपति, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो जब तक उस सीट पे बैठा रहेगा, है ना, उपराष्ट्रपति जब तक, सभापति कब तक रहेगा? जब तक कि राज्यसभा का कार्यकाल चल रहा होगा, वो जब तक राज्यसभा के सदन में मौजूद रहेगा तभी तक वो सभापति कहलाएगा। अगर उसके बाहर निकलता है तो वो फिर से उपराष्ट्रपति कहलाएगा और राज्यसभा का सभापति नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी हो गए हमारे सभापति और उपसभापति। अब बात आती है कि इनका नियुक्ति कैसे किया जाता है। तो सभापति की हमने नियुक्ति समझ ली है ना, उपराष्ट्रपति हमने पढ़ रखा है। अब नियुक्ति देखते हैं, सिर्फ नियुक्ति होती है उपसभापति की। तो नियुक्ति देखते हैं, सबसे पहले नियुक्ति किसकी देखेंगे हम लोग? उपसभापति की। उपसभापति की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यसभा में अपने सदस्यों में से ही किसी एक को ये लोग चुन लेते हैं, है ना। संविधान में ऐसा लिखा गया है कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को चूज कर लेना, है ना। चूज कर लेना मतलब जो अच्छा लगे, आपसी सहमति से, है ना। जितने भी सदस्य हैं उसमें आपसी सहमत बना के किसी एक को उपसभापति बना लेना, ऐसा संविधान में लिखा गया है। मतलब क्या हो गया कि राज्यसभा में अपने ही सदस्यों में से किसी एक को चुनना। राज्यसभा के किसी भी सदस्य को चुनना, ऐसे होता है नियुक्ति। उपसभापति की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसी में से किसी एक को लोग चुन लेते हैं जो सबकी सहमति से होता है। ठीक है, ये नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होगी तो पदमुक्ति कैसे कराई जाएगी? अगर मान लो उनको निकालना हुआ, पदमुक्ति कैसे होगी? पदमुक्ति होगी इनकी कि उपसभापति, है ना, कैसे होगा? अगर तो यहां पे आप समझने वाली एक चीज और होगी कि उपसभापति कौन होगा, कैसे बनेगा? उसको राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होगा तभी वो उपसभापति बन सकता है, उससे पहले वो नहीं बन सकता, है ना। तो पदमुक्ति कैसे होगी? अगर वो व्यक्ति, है ना, राज्यसभा की सदस्यता न रह जाए, उसके पास सदस्यता न रह जाए। कैसे नहीं रह जाएगी? मान लीजिए कि 2 साल बाद इसकी रिटायरमेंट हो गई, इसको निकाल दिया गया,
है ना। इनका क्यों निश्चित तो होता नहीं है, अधिकतम 6 वर्ष का होता है। अगर ये पुराने हो गए तो इनको अगर मान लीजिए निकाल दिया गया, अगर इनको राज्यसभा की सदस्यता से हटाया जाएगा तो इनका उपसभापति से भी ये लोग हट जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राज्यसभा के सदस्यता ही जाएगी, इनके साथ साथ उपसभापति का जो इनको कार्यभार मिला है वो भी इनका समाप्त हो जाएगा। तो पहला हो गया, जब तक ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होंगे तो इनकी पदमुक्ति हो जाएगी। और क्या होगा, अगर ये खुद से त्यागपत्र दे दें, त्यागपत्र दे दें, और त्यागपत्र किसको देंगे, त्यागपत्र देंगे सभापति को। अगर सभापति नहीं होंगे तो राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, सभापति को देते हैं। अब मान लीजिए एक चीज हो गई, ये तो हो गया कि खुद से हो गया, है ना, कि राज्यसभा की सदस्यता चली गई तब हो गया। और दूसरी चीज हो गया कि त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति को तब हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इनको हटाया जाना है ना, इनकी कोई गलती है और इनको हटाना है, तब कैसे हटाया जाएगा। मान लीजिए हटाया जाना, थर्ड है हटाया जाना, कैसे हटाएंगे इनको। तो इसके लिए राज्यसभा में मिनिमम 14 दिन की पूर्व नोटिस देनी होगी। राज्यसभा में मिनिमम 14 दिन की पूर्व नोटिस, है ना। अगर उपसभापति को हटाना है तो राज्यसभा में मिनिमम 14 दिन की पूर्व नोटिस देनी होगी। और फिर उसके बाद कैसे होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, ठीक है। कैसा होगा कि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होगा। इनको हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाएगा। अब बात आती है कि तत्कालीन सदस्य, हमने पढ़ रखा है तत्कालीन सदस्य क्या होता है, कि जितने सदस्य उसमें मौजूद हैं राज्यसभा में, बाकी जितनी सीटें खाली हैं उसको उसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही तत्कालीन सदस्य हो जाएंगे। और बहुमत क्या होता है, 50%, जो उसका आधा, जितनी बहुमत है उसका आधा प्लस 1, ठीक है, उतने लोग अगर सहमत हैं तो ये पारित हो जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। ये हो गया। अब बात आती है कि जो पीठासीन अधिकारी है ना, पीठासीन अधिकारी है, इनके पास अधिकार कौन कौन से होते हैं। पीठासीन अधिकारी के पास अधिकार कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जो इनके पास पहला अधिकार है कि सदन की कार्यवाही, है ना, जो सदन का संचालन है अपने हिसाब से कर सकते हैं। सदन की कार्यवाही या संचालन व नियंत्रण इनके हाथ में होता है, ठीक है। पीठासीन अधिकारी के हाथ में क्या होता है, सदन की कार्यवाही कैसे चलानी है, इसका संचालन कैसे करना है और कैसे एक नियंत्रण बनाना है। अगर मान लीजिए उसमें सभापति और उपसभापति ना रहे राज्यसभा में तो मछली मंडी बन जाएगी, है ना, सब अपनी बातें करेंगे, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। इसलिए सभापति रखे गए हैं, उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि किस प्रकार से वो राज्यसभा को चलाएंगे और उस पर कैसे नियंत्रण बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और क्या है इनके पास एक निर्णायक मत होता है। निर्णायक मत। अभी निर्णायक मत का क्या होता है, निर्णायक मत का अधिकार है इनके पास। अब निर्णायक मत क्या होता है अभी बताते हैं। और क्या होता है, प्रथमता वोट नहीं दे सकते, प्रथमता वोट नहीं दे सकते। इसका क्या मतलब, निर्णायक मत, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए राज्यसभा में वोटिंग हो रही है और पक्ष और विपक्ष, है ना, दो होते हैं, पक्ष विपक्ष, दोनों के वोट सेम हो गए, फिर किसकी जीत होगी, उसके लिए जो होंगे सभापति अपना मत दे सकते हैं, किसकी तरफ है ना, अपना एक मत दे सकते हैं, वो किसके तरफ है, वही होता है निर्णायक मत, है ना। जिसके तरफ से वो हो जाएंगे वो जीत जाएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं निर्णायक मत। ये हो गया। और प्रथमता वोट नहीं दे सकते, मतलब कि सभापति अगर राज्यसभा में कोई भी निर्णय पास कराना हो, कोई भी कानून बन रहा है, पास हो रहा है, तो उसमें ये अपना मत नहीं दे सकते, लेकिन इनके पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं कि जब इस संसद, है ना,
संसद राज्यसभा के कार्यकाल की शुरुआत होती है तो कैसे होती है? गणपूर्ति देखते हैं इसका शुरुआत कैसे होता है। तो इसमें एक बात हो गई कि न्यूनतम कैसे जो इसमें कार्यवाही होगी कैसे शुरू होगा कि इसमें राज्यसभा में न्यूनतम 1/10 सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। क्या है कि न्यूनतम 1/10 सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, तभी राज्यसभा का संचालन शुरू होगा, अन्यथा नहीं चलेगा। 1/10 मतलब मान लीजिए 250 है ना, 250 10 मतलब 25 लोग, है ना। 25 लोग अगर जब तक राज्यसभा में नहीं होंगे तब तक उसका कार्यवाही नहीं चलेगी, ठीक है। और क्या हो गया, मतलब सदन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। और जो गणपूर्ति की बात हुई है ये आर्टिकल 100 में इसके बारे में संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 10 में, ठीक है। और क्या हो गया, सदन की संख्या 1/10 होनी चाहिए। अब क्या होता है, एक चीज और बच रहा है हमारा कि विपक्ष क्या होता है ना। विपक्ष क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। विपक्ष एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिनकी सरकार है अगर वो सरकार में शामिल नहीं है तो विपक्ष है ना। सत्ता पक्ष के जो अतिरिक्त लोग होते हैं, सत्ता पक्ष के जो अतिरिक्त लोग होते हैं वही विपक्ष होते हैं। लेकिन ऐसा लिखा गया है सत्ता पक्ष के, है ना, सत्ता पक्ष के विपक्ष में, है ना, सत्ता पक्ष के विपक्ष में जिस दल को ज्यादा वोट मिले होंगे, ज्यादा सीटें होंगी, वही विपक्ष कहलाएगा, है ना। जिस दल को मिनिमम, इसमें एक रेंज भी दी गई है, ज्यादा सीटें मिनिमम 1/10 सीटें मिली हों, वही विपक्ष कहलाता है, ठीक है, वही विपक्ष कहलाता है। अब मान लीजिए दो विपक्ष ऐसे हैं कि जिनको 1/10 सीट मिली है, तो कौन होगा? तो उनमें जो एक भी सीट जिसके पास ज्यादा होगा उसे प्रमुख विपक्ष कहेंगे, और जो उसके कम होगा वो विपक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो विपक्ष भी समझ में आ गया कि सत्ता पक्ष के अलावा जिस दल को 1/10 सीटें मिली है वो विपक्ष कहलाएगा। तो ये हमने राज्यसभा के बारे में आज सीख लिया है। कल हम देखेंगे लोकसभा में किस प्रकार से वोटिंग होती है, किस प्रकार से पदमुक्ति की जाती है, उसमें जो पीठासीन अधिकारी, यही सेम रहेगी लाइनें, बस उसमें क्या क्या होगा, कितनी सीटें होंगी, है ना, अधिकतम कितनी सीटें होंगी, प्रेजेंट टाइम में कितनी सीटें हैं, इस सब के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।